नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारस सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर प्यारे विद्यार्थियों 2026 में जब आपकी भर्ती परीक्षा होगी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है और आपको याद रखना है, यदि इसी ढर्रे से आप पढ़ते रहे तो सिलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है प्यारे साथियों, आप लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, दूर दूर तक भी प्यारे साथियों संभावनाएं नहीं है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि आरपीएससी के 2025 में आयोजित पेपर का पैटर्न देखिए। चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम्स हुई हो, चाहे विद्यार्थियों आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स होने जा रहे हो, या जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है उनके पेपर को देखिए, आप देख पाओगे प्यारे साथियों कि आरपीएससी ने अपना लेवल ही अलग कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यदि किसी कोचिंग संस्थान, किसी बुक से या फिर कहीं से जो पहले आता था 2024, 23, 22, 21 की तरह आप पढ़ते जा रहे हो और प्यारे साथियों मेहनत करते जा रहे हो, तो प्यारे साथियों ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं प्यारे साथियों क्योंकि आगामी आपकी भर्ती परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है और वो 40% अंक लाना प्रथम पेपर में अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब आपको राजस्थान जीके आपको 40% अंक आने ही चाहिए। तो उसके लिए रामबाण उपाय बताओ ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन आपके दोनों मिलकर दिलाएंगे, सेकंड पेपर भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तो फर्स्ट पेपर से गुजरना पड़ेगा। यदि आपने जीके में 40% अंक नहीं लाए तो प्यारे साथियों सेकंड पेपर में चाहे 100% अंक ले आए तो भी आप फेल में माने जाओगे, परीक्षा से बाहर माने जाओगे। आखिर इसके लिए रामबाण उपाय क्या है? रामबाण उपाय हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 100% सफलता के लिए हम अरिहंत पब्लिकेशन के ये कैप्सूल हैं। ये कैप्सूल इससे पहले जो क्लासेज हुई हमने आपको ज्योग्राफी के कैप्सूल दिखाए कि किस तरह से इसमें फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है, संपूर्ण सिलेबस है और 2-3 घंटे में पूरे आपके अपडेट 41 जिलों के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ा दी थी। लेकिन यहां राजस्थान का इतिहास आज हम चर्चा करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की चर्चा करेंगे और ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में संपूर्ण पेपर फर्स्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्यारे साथियों। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपकी सफलता है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये कैप्सूल आप पढ़ सकते हो, यहां से सब कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए, अरिहंत पब्लिकेशन के ये कैप्सूल बुक है, किस तरह से डिजाइन किए गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं, सब कुछ इसमें से ही आने वाला है। ऐसे माइंड मैप है, देखो ये फ्लो चार्ट बना दिया है। ये प्यारे साथियों इतनी अट्रैक्टिव बुक बताई है, इमेज भी डाल दिए हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। चलो आराम से एक आपको चैप्टर पढ़ा देता हूं। देखो पिछली बार का पेपर उठा के देखो और उस पेपर में आपके प्यारे साथियों शिलालेखों से प्रश्न आया। अब शिलालेखों से प्रश्न आया, इसका मतलब यह है कि आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शिलालेख पढ़ने हैं। कहीं आप अंतिम समय में या परीक्षा के समय में जितने भी शिलालेख हैं उनको लेके बैठ गए तो भैया नहीं, उनमें उलझ जाओगे, याद रखना। और एक प्रश्न ही तो पक्का करना है तुम्हें, कोई बच्चों की तरह स्कूल में निबंध थोड़ी ना लिखना है, तुम्हें तो एक प्रश्न पक्का करना है और वो महत्वपूर्ण शिलालेखों में से आ जाएगा। चलो देखिए एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए बडली शिलालेख। बडली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ये प्यारे साथियों अजमेर जिले में है, इसके खोजकर्ता जीएच ओझा हैं। ये आपके प्रमुख शिलालेखों में, इतनी सी बात याद रखनी है क्योंकि आजकल टू द पॉइंट आपके प्रश्न बन रहे हैं, फैक्ट ही पूछा जा रहा है शिलालेखों से, इसलिए आपको इतनी ही बातें इसमें से याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई, आगे चल लेते हैं। आगे एक है घंटियाला शिलालेख, ये आपका 861 ईस्वी में खोजा गया। संवल कंवर की सती का इसमें उल्लेख मिलता है, यानी संवल कंवर है वो सती हुई, इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपके किस शिलालेख में मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको बता देना है घटियाला शिलालेख में है। ये घटियाला शिलालेख कहां है? जिला जोधपुर में है। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। और इसके लेखक कौन माने गए हैं? मग माने गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए कितना आपको अट्रैक्टिव बताया गया है, टू द पॉइंट बताया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड बताया गया है। और जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, याद रखना सिलेबस देख के भैया तुम डर जाओगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही ये कैप्सूल्स जो बुक हैं ये लेकर के आ जाना। पूरे सिलेबस की मेन बातें जो परीक्षा में पूछी जा रही हैं 80% को टच करते हुए निकल जाओगे प्यारे साथियों। याद रखना केवल एक दिन में आराम से एक सब्जेक्ट निपटा सकते हो, इसलिए आप अंतिम दिनों में यही रामबाण विधि अपनाएं।
चलिए, एक है घोसुंडी शिलालेख, याद रखना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी खोज की गई। जिला है इस चित्तौड़गढ़ में ये घोसुंडी शिलालेख मिलता है। कई कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रश्न यही बना है कि घोसुंडी का शिलालेख कहां स्थित है। तब बता देना मेरे भाई, चित्तौड़गढ़ में। याद रखना इसके खोजकर्ता कौन है, कवि श्यामल दास जी हैं। अध्ययन किया भंडारकर ने, भाषा संस्कृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। प्यारे साथियों याद रखिए। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं आपके सामने, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। एक दो और हम देखते हैं प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मानमौरी, या इसे मानमौर्य शिलालेख भी कहते हैं। कर्नल टॉड ने, प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जब कर्नल टॉड यहां से इस मानमौरी शिलालेख को लेकर के जा रहा था तब उसकी नाव में वजन बढ़ गया था, और वजन बढ़ने के कारण उसे लगा कि नाव के साथ साथ मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए प्यारे साथियों नाव में वजन कम करने के लिए इस मानमौरी शिलालेख को उसने कहां डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये भी चित्तौड़गढ़ से मिला। पुस्त इसके लेखक माने गए और उत्कीर्णकर्ता इसके कौन है, शिवादित्य हैं। अब आपको ये बातें यहां पर इतनी ही पढ़नी है जो काम की हैं, उन बातों की तरफ नहीं जाना आपको कि प्यारे साथियों शिलालेख क्या होते हैं, गुआबी लेख क्या होते हैं, मुद्राबी लेख क्या होते हैं, आपकी प्रशस्ति क्या होती है। इनकी चर्चा तो क्लास में करते हैं, सब कुछ इनको वहीं पढ़ाया जाता है कि किसी राजा की प्रशंसा में किसी पत्थर पर यदि कुछ उत्कीर्ण किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रशस्ति बोला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यहीं से आपके सारे प्रश्न बनने वाले हैं। आगे चलो, ये देख लो, ये है चिरवा शिलालेख प्यारे विद्यार्थियों, और यहां से कैसे कैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं इनकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन करने वाला शिलालेख कौन सा है। तब बताना पड़ेगा चिरवा शिलालेख। इसका मतलब राजपूतों के अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, आप सभी ने सुना होगा, 4 योद्धा हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं और चारों से बनकर के आगे 4 वंश निकले हैं। उनमें से प्यारे विद्यार्थियों राजपूत भी हुए, और राजपूतों का ये अग्निकुंड सिद्धांत यदि कहीं से मिला है तो चिरवा शिलालेख है 1273 ईस्वी में, जिला उदयपुर। इसकी लैंग्वेज है वो संस्कृत है। प्यारे साथियों याद रखना। समझ में आ रही है क्या कोई कोई बातें? बिल्कुल एक एक बातें समझ में आएगी, किसी प्रकार की टेंशन मत करो प्यारे साथियों, क्योंकि सारा पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। आपको तो निश्चिंत रहना है, बस एक एक बात जो मैं बता रहा हूं उसको मस्ती के साथ पढ़ते जाना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक है रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर ये प्रशस्ति आपकी पाली जिले में है और सेठ धरनक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। संस्कृत भाषा में है और लिपि इसकी किस में है, नागरी लिपि में है। रणकपुर प्रशस्ति याद रखिए, कौन सी लिपि में है ये प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, नागरी लिपि में है। एक है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी में इसकी खोज की गई, जिला उदयपुर में है, और कृष्ण भट्ट इसके क्या माने गए हैं, लेखक माने गए हैं। आपको याद रखना है। आगे एक और चर्चा कर लेते हैं राय सिंह प्रशस्ति की। ये राय सिंह प्रशस्ति प्यारे विद्यार्थियों याद रखना बीकानेर में है, आज तक यहां से यही प्रश्न पूछा गया है। और याद रखना राव बीका, जो बीकानेर के शासक हैं, राव बीका से लेकर के राय सिंह तक का जो वर्णन है, वो इतिहास मिलता है, वो हमें इस राय सिंह प्रशस्ति में ही मिलता है। याद रखना, हालांकि जब बीकानेर का इतिहास पढ़ाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि आपके प्रथम विश्व युद्ध से एक हवाई विमान को लेकर के आ जाते हैं महाराजा गंगा सिंह, और आज भी आपके बीकानेर में यह हवाई जहाज है प्यारे साथियों, ये स्थित है। चलिए आगे चर्चा करेंगे, अभी तो केवल टू द पॉइंट आपको बातें याद रखनी है। अचलेश्वर, और अचलेश्वर प्यारे साथियों शिलालेख है। आप जाओगे सिरोही में, सिरोही में अचलगढ़ है, और अचलगढ़ में एक प्यारे विद्यार्थियों ईश्वर है, जिस किसी भी ईश्वर के पीछे या नाम के पीछे ईश्वर लगा है, समझ लो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और अचलेश्वर प्यारे विद्यार्थियों एक महादेव मंदिर है, सिरोही है, उस सिरोही में अचलेश्वर महादेव मंदिर है। और आप जब वहां जाओगे वहां भी एक शिलालेख लगा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, और जिसके लेखक माने जाते हैं शुभचंद्र, और इस पर पत्थर पर जो उत्कीर्ण करता है इस अभिलेख को, वो है करम सिंह जी। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हालांकि आपका देव विमान एक विभाग होता है
देवयान विभाग होता है राजस्थान सरकार का, वो सिरोही के तहत इसको ले लिया गया है, अचलेश्वर शिलालेख मंदिर। चलिए आराम से बात कर लेते हैं। ये एक पेज है, देखो कितना अट्रैक्टिव है, जितने भी शिलालेख हैं सबकी चर्चाएं मैंने यहां पर करवा दी है। लेकिन ये आप पढ़ कहां से रहे हो भूलना नहीं है, अरिहंत पब्लिकेशन इस दुनिया का, पूरे भारत का टॉप पब्लिकेशन माना जाता है। प्यारे साथियों, इसकी ये बुक्स हैं कैप्सूल बुक्स, जो कि आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड और आपकी सफलता के लिए सबसे उपयोगी है। तो ये कैप्सूल्स बुक है प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण फर्स्ट पेपर इसमें समायोजित किया गया है। चलिए अब राजस्थान के प्रमुख सिक्कों से भी प्रश्न बनता है। देखिए आपके राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी थी और उन रियासतों के सिक्के कौन कौन से हैं, यहां से भी प्रश्न बनता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आखिर चर्चा कर लेते हैं, रियासत कौन सी है और उस रियासत में प्रचलित आपके सिक्के कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो अलवर रियासत की बात कर लेता हूं। अलवर रियासत में आपके अक्खे शाही, राब शाही, पाव आना, ये आपके सिक्के प्रचलित थे प्यारे विद्यार्थियों। आखिर क्या गुरुजी आजकल भी प्रश्न बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, लेकिन आपको 5 सिक्कों के नाम बता दूंगा 5 रियासतों के अंत में, और उनको याद कर जाना, गारंटी है आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे साथियों, क्योंकि विगत परीक्षाओं को आप जब देखोगे आरपीएससी की, तब उन्होंने लगभग 2-3 ही आपकी रियासतों के सिक्के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वहीं से प्रश्न पूछा है। हम भी आपको महत्वपूर्ण बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखो अलवर, अलवर रियासत में सिक्के हैं अक्खे शाही, राब शाही, पाव आना। नागौर रियासत में आपका अमर शाही सिक्का चलता था। जैसलमेर में प्यारे विद्यार्थियों याद रखना मोहम्मद शाही डोडिया पुट्ठा सिक्का चलता था। शाहपुरा की बात कर लेते हैं, माधो शाही और ग्यार संधा। आपके जोधपुर में विजय शाही, गज शाही, एक तो याद रख लेना गज शाही, एक भीम शाही, एक गधिया, ये 3 आपको याद रखने हैं जोधपुर में, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मेरे भाई, याद रखना, यहां से एक तो प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। दूसरी देखिए बूंदी है, इस बूंदी रियासत में राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पुराना रुपया और आपका 11 ये आपके सिक्के चलते थे प्यारे विद्यार्थियों। कोटा में आपकी मदन शाही, गुमान शाही, हाली, ये सिक्के चलते थे। झालावाड़ में नए मदन शाही और पुराने मदन शाही 2 प्रकार के सिक्के चलते थे। इधर प्रतापगढ़ में सालिम शाही, मुबारक लंदन सिक्का चलता था। डूंगरपुर में त्रिशूलिया, पत्री सेरिया, उदय शाही और सालम शाही, ये आपके सिक्के चलते थे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जहां से प्रश्न बनता है उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मण शाही सिक्का कहां चलता था, तब बता देना बांसवाड़ा रियासत में, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा जब रियासतों का इतिहास पढ़ाया जाता है तब आपको एक महाराजा है लक्ष्मण सिंह जी, इनकी चर्चा की जाती है और इनके ही काल में एक सिक्का चलाया गया जिसे लक्ष्मण शाही सिक्का बोला गया है। आगे देखिए शाह आलमी, ये आपका किशनगढ़ में है प्यारे विद्यार्थियों। सिरोही में ढब्बू शाही, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ढब्बू शाही, ये ढब्बू शाही सिक्का है, ये आपको याद रखना है, सिरोही रियासत में चलने वाला एक सिक्के का नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं, पाली में विजय शाही हो गया, कुचामन में इप्तिसंदा बोपू शाही हो गया, और मेवाड़ में प्यारे विद्यार्थियों 3-4 आपको नाम देकर के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मेवाड़ को भी याद कर लेना। सबसे पहले आपसे पूछा जाए त्रिशूलिया सिक्का किस रियासत में चलता है, तो त्रिशूलिया सिक्का है ये मेवाड़ रियासत में चलता है प्यारे साथियों, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं कि मेवाड़ रियासत में ही आपका प्यारे साथियों एक ढींगला सिक्का है। ये ढींगला सिक्का प्यारे साथियों किस रियासत का है? मेवाड़ रियासत का सिक्का है। इसका मतलब गुरुजी याद रखना, क्या सिक्कों से प्रश्न बनेगा? बिल्कुल 101% आपका सिक्कों से प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों, क्योंकि आरपीएससी ने बदलते हुए पैटर्न में प्यारे साथियों इनको भी शामिल किया है। और ये वो प्रश्न हैं जो 2025 की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आयोजित किए गए पेपर हैं, उनमें आपके ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न आपके पूछे जाते रहेंगे प्यारे साथियों, याद रखना। इसलिए सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। और आपके पैरों में यदि थकान है, आप भी यदि ये महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी अब नहीं हो पाएगा, जो पढ़ लिया केवल उसे ही पढ़ेंगे, तो प्यारे साथियों याद रखना अंतिम समय में लापरवाही से कह सकते हैं। ऐसी लापरवाही आपको नहीं करनी है, आपको अंतिम समय तक लड़ाई लड़नी है प्यारे साथियों, क्योंकि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए,
जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए और वो आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। आपके इरादों में यदि गूंज है, आपके सपनों को यदि आप देख रहे हो और सपनों को सच करना चाहते हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। एक सफल होने वाले विद्यार्थी से बार बार पूछा जाता है कि आपने कहां से पढ़ा। हालांकि आजकल एक ट्रेंड कुछ अलग ही चल गया है। आजकल कुछ कोचिंग वाले पैसे लेकर के टॉपर्स को खरीद लेते हैं, वो डायरेक्ट नाम बता देते हैं हमने फला कोचिंग से पढ़ी, फला बुक से पढ़ा, लेकिन नहीं, असलियत उनसे पूछा जाए, उन पर दिल पर हाथ रख के पूछा जाए कि ईमानदारी से बताओ तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ, तब वो बताएगा कि इस दुनिया की तमाम कोचिंग है, इस दुनिया के तमाम नोट्स हैं, इस दुनिया की तमाम पुस्तकें जो मेरी विषय से संबंधित हैं, एग्जाम से संबंधित हैं, वो सब मैंने पढ़ी हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि केवल नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसका पैटर्न समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए अरिहंत पब्लिकेशन का ये कैप्सूल जो बुक है, ये आपके लिए आरपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई है? 2-4 मिनट और पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों, फिर आपके सर आएंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें और बता देता हूं आपको कि राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको सर पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बातें मेरे कान खोल के सुन लेना, वो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। ऐसे प्यारे साथी जो कि 2025 में आयोजित आपके 10-12 दिन बाद आपकी परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसकी यदि परीक्षा देने जा रहे हैं प्यारे साथियों अगस्त में, सॉरी सितंबर में, तो सितंबर 2025 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए अति रामबाण क्लास साबित होगी। एक तो ये याद रखना, कैप्सूल बुक ले लेना, और सफर में जब जाओगे तो 1 घंटे में एक सब्जेक्ट आपकी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आपको एक दिन पहले ही जाना पड़ता है, 4 घंटे में चारों आपकी प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान इकोनॉमी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन मत करना प्यारे साथियों, एक तो ये काम कर लेना। दूसरी बात, घबराना नहीं है, जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। केवल अब तो ये देख लो कि आरपीएससी पैटर्न कैसा पूछ रही है, उस पैटर्न के आधार पर अंत में यदि पढ़ जाओगे तो आपके यहां से 4 से 5 प्रश्न हैं वो 100% सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तीसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, आप जीवन में सफल होगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लेना, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा प्यारे साथियों प्यार स्नेह आपके साथ है, और आपकी मेहनत, मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 100% सफल होकर के आओगे, ऐसी हमारी गारंटी है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है अपनी मंजिल जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। इसलिए आज तक भी मेहनत नहीं करी है, सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट है, तो फर्स्ट पेपर की जिम्मेदारी लेता है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन का कैप्सूल बुक है, मात्र आपको कम रेट में है, जाओगे प्यारे विद्यार्थी तो बहुत कम रेट में मिलेगा, और 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को क्लियर करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे साथियों, एक बार आपके सामने यहां से सर आपको पढ़ाने वाले हैं, आ जाइए सर, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान के साहित्यिक स्रोत, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आराम से समझो, अभी क्लास आपकी चलने वाली है। आ जाइए सर, स्वागत है आपका, मस्ती के साथ क्लास लीजिए। धन्यवाद गौरव सर, और बेहतरीन तरीके से सर आपको पढ़ा रहे थे। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कितना गागर में सागर भरने की कोशिश करी है, कितना कम कंटेंट, मतलब कम मतलब टाइम के हिसाब से, इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, बस आपको एग्जाम से पहले इनको पढ़ के जाना है। जैसे ही सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसके बाद में हम सॉल्यूशन कराएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो क्लास के अंदर यहाँ पढ़ाया था और देखिए यहाँ से सीधा प्रश्न बैठा है। चलिए, तो राजस्थानी के जो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले संस्कृत भाषा के साहित्य, ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, क खंड को ख खंड से सुमेलित कीजिए, या निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन सही देंगे, 1 गलत देंगे, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। पृथ्वीराज विजय ये जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था।
हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, राजवल्लभ मंडन के द्वारा, राजगोविंद भट्ट सदाशिव के द्वारा, एकलिंग महामात्य वेरी इंपॉर्टेंट कान्न व्यास के द्वारा लिखा गया है एकलिंग महामात्य, अमरसार पंडित जीवधर, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, अजितोदय भट्ट जीवन भट्टी काव्य भट्टी, ईश्वर विलास महाकाव्यम कृष्ण भट्टम, जगत विलास नंदराम, जय सिंह कल्पद्रुम पिछली बार पूछा था देव भट्ट के द्वारा, जय विलास रणवीर भट्ट और जगत सिंह काव्य रघुनाथ। अब देखिए ये याद कैसे होगा, एक बार में रटोगे तो आप भूल जाओगे, इसके लिए बार बार कंटिन्यूस आप देखते रहोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं वेली साहित्य। वेली साहित्य के अंदर राव रतनरी वेली कल्याणदास पिछली दफा पूछा गया है, राव जेठजीरो छंद जेतजीरो छंद बीठू सूजा के द्वारा दिया गया है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो परीक्षा हुई थी वहां पर पूछा गया है। ख्यात साहित्य राजस्थानी भाषा में होते हैं, मोहनौत नेलसी ख्यात, दयालदास ख्यात, मुंडियार ख्यात, कवि राजा ख्यात, किशनगढ़ ख्यात, भाटियोरी ख्यात। ख्यात का मतलब क्या होता है, किसी एक पूरी वंशावली के बारे में कहानी, ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन होती है, इसे कहते हैं ख्यात। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृत भाषा का साहित्य। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध कक्कड़ सूरी के द्वारा, हम्मीर महाकाव्य कई दफा पूछा गया है नयनचंद सूरी के द्वारा, सोम सौभाग्य महाकाल सोमसूरी के द्वारा, सिंहल सुत्त समय सुंदर के द्वारा, प्रबंध चिंतामणि पिछली दफा ही आया था मेरुतंग के द्वारा, प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा, हम्मीर मर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा। ठीक है, इनको बेटा आपको बार बार पढ़ना है, अगर आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद रहेंगे। और आप किताबों में देखो, ठीक है, आपकी जो बड़ी बड़ी किताबें आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की या एनसीईआरटी की, उनमें बहुत सारे नाम दे रखे, एक सामान्य मस्तिष्क उनको याद नहीं कर सकता। लेकिन हमारी टीम ने पिछले 10 साल के अलग अलग आरपीएससी के पेपर से निकाल कर कहा है कि भैया मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इतने भी पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद में आते हैं पुरालेखी रासो साहित्य। रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसमें सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, अभी पटवारी के पेपर में आया था, छत्रपति रासो काशी छंगानी, बीसलदेव रासो नरपति नाल, ये भी कई बार पूछा गया है, रतन रासो कुंभकर्ण, शत्रुसाल रासो कवि डोंगर सिंह, मानसिंह रासो नरोत्तम ने लिखा है, राणो रासो दयाराम ने लिखा है, हम्मीर रासो जोधराज, विजयपाल रासो मल्ल सिंह, जसवंत रासो मुरारी दान। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पुरालेखीय स्रोत, ठीक है, जिसके अंदर फरमान, जो बादशाह शाही आदेश देता है उसे कहा जाता है फरमान। बादशाह के जो आदेश हैं उसे कहा जाता है फरमान। हस्बुल हुक्म शाही परिवार के आदेश होते हैं। मंसूर बादशाह की मौजूदगी में शहजादे का शाही आदेश। ठीक है, चलिए भैया अब आगे चलते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं थी, उनका क्या क्या इतिहास रहा है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आती है कालीबंगा सभ्यता। ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसका संबंध कहां से है, हनुमानगढ़ से है। शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा शब्द काली चूड़ियों से मिलकर बना है। गग्गर और हाकरा नदी के तट पर यह सभ्यता मौजूद है। 1952-53 में एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसके उत्खनन करता थे ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। फिर से बता रहा हूं, परीक्षा एकदम पास में है। परीक्षा जब पास में होती है और जब आपको बेस बनाना होता है, उनके लिए आपको इधर उधर की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन का आधार बनाइए, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। इसके बाद में है बैराट सभ्यता, विराट नगर भी कहा जाता है, अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है।
मत्स्य जनपद की यह राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के अंदर जो अज्ञातवास था, जिसके अंदर शर्त रखी थी कि आपका पता नहीं चलना चाहिए, वो यहीं पर बिताया था। सबसे पहली खोज कैप्टन बर्थ ने करी थी। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी, कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। इसके बाद में जो सभ्यता आती है उसका नाम है आहड़ सभ्यता। अभी हाल के वर्षों में आहड़ सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं। आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती सभ्यता। आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। धूलकोट, अगातपुर, उदयपुर में इसकी स्थिति है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, रतन चंद अग्रवाल ने 1953 से 56 में, एच डी साकलिया ने 1961 में इसका उत्खनन करा था। जाके देख लेना। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो सेकंड ग्रेड का पेपर था वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। बनास नदी के किनारे इसकी स्थिति है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका समृद्धि काल का गोल्डन एरा था। चलिए, गणेश्वर सभ्यता, रतन चंद अग्रवाल ने 1977-78 में इसकी खोज करी थी। कांतनी नदी के किनारे है। ये स्टेटमेंट से कई दफा अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो भैया वो कहा जाता है आपकी गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? आपके गणेश्वर को ही कहते हैं। इसके बाद में आती है बालाथल सभ्यता, वीएन मिश्र 1993 के अंदर। ठीक है, सेकंड ग्रेड का पेपर एकदम पास में है। और इसी सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए आपके अरिहंत पब्लिकेशन और आपके शिवी एजुकेशन हब परिवार ने मिलकर हाथ मिलाया है। तो निश्चित रूप से आप इनका फायदा उठा सकते हैं। आपको मैंने बताया है कैप्सूल सीरीज की ये जो बुक्स है, इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। परीक्षा से पहले काम की चीज है। इसके अलावा आपके लिए पॉकेट बुक रखी है। साइकोलॉजी की पॉकेट बुक है जिसको आप ले सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की। ठीक है, आपके लिए रात को 10 बजे मैं अंकुर पारिक खुद करंट अफेयर का सेशन ले रहा हूं, जिसे आप लाइव ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ पढ़ना है और इन बचे हुए दिनों का पूरा उपयोग करना है। निश्चित रूप से ये कहा जाता है लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ विश्राम के सा। ठीक है, मंजिल उली को मिलती है जिनकी मेहनत में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो भैया हौसलों से होती है। चलिए, तो याद रखना, अब हम मध्यकालीन राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश याद रखना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान का नाम होता था गुर्जरात्रा। मोहनोत नैन्सी की ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख है। याद रखना, इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है, राजस्थान से या पश्चिमी इंडिया से आते हैं गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत से आते हैं पाल और दक्षिणी भारत से आते हैं राष्ट्रकूट। इन 3 राज्यों को कन्नौज को लेकर संघर्ष स्टार्ट हुआ था। इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। चलिए, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार सबसे पुराने शासक थे। इन, ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है हरीश चंद्र को। हरीश चंद्र जी जो थे राजा, इनको गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। नर भट्ट जो शासक थे, इन्हें उपाधि मिली थी पिल्ली पणी की। कक्कुक को ने मंडोर और फलौदी में जय स्तंभ और घटियाला में शिलालेख का निर्माण कराया था। इसके बाद में आते हैं आपके रजिल या रजिल्ला। इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम का उपनाम है नाहड़ नाम। राजधानी इनकी है मेडनापुरम, जिसको वर्तमान में मेड़ता कहा जाता है। अब अगर आप देखिए राजवंश पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में ही अपनी सारी समय, एनर्जी, टाइम लगा देते हैं।
कोचिंग सेंटर भी वही पढ़ाती है। लेकिन बेटा जब आप पेपर देखोगे तो आधुनिक राजस्थान से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन अब परीक्षा उपयोगी हमें पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना है। जिस टॉपिक का महत्व ज्यादा है उसे ज्यादा पढ़ना है, जिसका महत्व कम है उसे अपेक्षाकृत कम टाइम देना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इस नियम का आपने पालन करा तभी आपकी नैया पार होएगी। चलिए भैया, अब हम दूसरे गुर्जर शासकों के बारे में देखते हैं। बीनमाल के गुर्जर प्रतिहार शासक, यहां पर इनके प्रमुख राजवंशों के बारे में देखते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए बेस्ट एडुकेटर नोट्स है। हम इसमें भूगोल को पढ़ चुके हैं, इतिहास कला संस्कृति आपके सामने साझा हो रही है। चलिए बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले राजा थे नागभट्ट प्रथम, जो कि झालोर शाखा के संस्थापक थे। इनका उपनाम है नागावलोक या इंद्र के धम्ब का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, मलेच्छों का नाशक। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड, ठीक है, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर इनको कहते हैं। इन्होंने बुच कला के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद में आता है महिपाल फर्स्ट, जिनका उपनाम है विनायक पाल। हेरम्ब पाल राजशेखर द्वारा इन्हें उपाधि दी गई आर्यावर्त का महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज किसका? आर्यावर्त का। इसके बाद में आते हैं ककुस्त, जिन्होंने मंडोर के अंदर विजय स्तंभ की रचना करी थी। इसके बाद में वत्सराज, जिनकी उपाधि है रणहस्तिन, त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ करता था। त्रिकोणीय संघर्ष जो मैंने आपको बताया था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राज्यों के बीच में कन्नौज को लेकर जो संघर्ष हुआ था उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, महावीर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। मिहिर भोज फर्स्ट, पिता रामभद्र की हत्या, प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पेपर हुआ था, वहां पर पितृहंता शासकों के बारे में पूछा था। मेवाड़ का पितृहंता कौन है, चौहान वंश का कौन है, गुर्जर प्रतिहारों का कौन है? तो याद रखना, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता थे मिहिर भोज फर्स्ट। महेंद्रपाल प्रथम है, जिन्हें विद्वशाल भंजिका में रघुकुल तिलक की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद में आपके लिए जो राजवंश आता है वो है अजमेर के चौहान वंश। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैन्सी, सूर्यमन मिश्रण, इन्होंने इसको अग्निवंशीय माना है। जयानक, नयनचंद सूरी, जोधराज, नरपति नाल्ह ने इनको सूर्यवंशी माना है। कर्नन जेम्स टॉड, वी.ए. स्मिथ, विलियम क्रुक ने इन्हें विदेशी माना है। दशरथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर, जान कवि ने इन्हें ब्राह्मण वंशीय माना है। हांसी शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख के हिसाब से ये चंद्रवंशी है। पिछली दफा पूछा गया था अग्निवंश। ठीक है, इस बार के पटवारी पेपर के अंदर भी कहा है चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ रचा था पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर भी चौहानों को अग्नि कुंड सिद्धांत से उत्पत्ति मानी गई है। चौहान राजवंश का विभाजन हो गया था बाद में। सांभर के चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज थे। नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण सिंह थे। इस वंश के अंदर पृथ्वीराज चौहान हुए थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार हराया था, दूसरी बार हार गए थे। चलिए, अब इसके बाद में मेवाड़ राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेवाड़ राज्य के राजवंशों से रिलेटेड क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मेवाड़ राजवंश की जिसने स्थापना करी थी उन शख्स का नाम था गुहील। ठीक है, गुहील। गुहील के बाद में बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि यह उस समय के भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे पराक्रमी शासक थे। इसके बाद में अल्लट, रण सिंह, कर्ण सिंह, सामंत सिंह,
रावल रतन सिंह, इसके बाद में समर सिंह, ठीक है, इसके बाद में शक्ति कुमार, तेज सिंह, जैत्र सिंह, हमीर क्षेत्र सिंह, राणा लाखल, राणा मोकल, राणा कुंभा, कुंभा का है उदा, ये ध्यान रखना, ये उदा जो थे ये मेवाड़ के पितृहंता शासक कहलाते हैं। रायमल, पृथ्वीराज, ये सारे के सारे मेवाड़ के शासक थे। चलिए तो बच्चों, इसके साथ ही अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कशन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है, कि आपके लिए, ठीक है, शिवी एजुकेशन हब और अरिहंत परिवार के लिए क्या क्या है। देखो बेटा, सेकंड ग्रेड का पेपर आपके अभी हम टारगेट कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के लिए सबसे पहले तो हमारी कैप्सूल जीके की किताब आ रही है, इस किताब को आप ले सकते हैं। एक साथ में पॉकेट बुक आती है, इस पॉकेट बुक को आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है। ये पॉकेट बुक साइकोलॉजी की है, ठीक है। इसके साथ साथ में एक स्पेशल करंट अफेयर का सेशन हो रहा है डेली रात को 10 बजे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके लिए क्लासेज भी है, आपके लिए बुक्स भी है। अब ये आपका समय है, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी शिद्दत से आप पढ़ाई कर सकते हो उतनी शिद्दत से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचिंग के अंदर सेलेक्ट करवा सकता है। एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि आपको बुक्स कहाँ मिलेगी। ये बुक्स आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर देख सकते हो। इन बुक्स को आप arihantbooks.com से परचेज कर सकते हो। इन बुक को आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मुलाकात होगी कल। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।